नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज भी जो दिल्ली के अखबार हैं उन्होंने एमसीडी की वजह से अपना एक स्थान प्राप्त करा है। अखबारों में कई हेडलाइंस आज भी एमसीडी के नाम हैं। एमसीडी के नाम क्यों हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनकी वजह से बहुत हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सैदराबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 7 मंजिला इमारत थी, वो गिर गई थी। उसमें काफ़ी लोग मरे थे, स्टूडेंट थे, देश का भविष्य थे, लेकिन सब बिल्डिंग के अंदर दब गए। ऐसे ही आपका एक मालवीय नगर में होटल में, वहाँ पर भी एक आग लगी थी बड़ी भीषण। वहाँ भी कई फैमिलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोग अपना मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोग आए थे, उनके परिवार वहाँ रुके हुए थे। बताते हैं कि एक परिवार के तो 8 सदस्य थे, वो 8 के 8 ख़त्म हो गए। यानी कि आप समझिए हमारा देश का भविष्य बिल्डिंग में दब के मर रहा है और हमारा पूरा का पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों को तीमारदारी के लिए हॉस्टल में मिलने जाता है और वहाँ किसी बिल्डिंग में अवैध निर्माण की वजह से, सरकार की खामियों की वजह से, अफसरों के भ्रष्टाचार की वजह से, प्रशासन की कमी से, एमसीडी की कमी से पूरा का पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। अब जिस घर के 8 सदस्य एक ही दिन चले जाएं, उस घर में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एमसीडी के जो ऐसे ऐसे कारनामे हैं, उसकी वजह से एमसीडी को लगातार पेपरों में जगह मिल रही है, न्यूज़पेपर्स में जगह मिल रही है, मीडिया हेडलाइंस बन रही है, लेकिन सॉल्यूशन कोई खास होता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि आज पेपर में दिया है कुछ, भाई उन्होंने 132 बिल्डिंग की लिस्ट बनाई है। क्या पूरी दिल्ली में 132 बिल्डिंग ही है? बड़े शर्म की बात है। इतने बड़े हादसे होने के बाद भी दिल्ली में केवल उनको 132 बिल्डिंग दिखाई दी है। 24 बिल्डिंग को नोटिस दिया है। बताइए, 24 बिल्डिंग को, इतनी बड़ी दिल्ली में इतने अवैध निर्माण में, इतने इलीगल एनक्रोचमेंट में, इतने उसमें आपको केवल 24 बिल्डिंगों को नोटिस, 132 बिल्डिंग केवल आइडेंटिफाई। इसी सब चीज़ों को, इसी कार्य व्यवस्था को देखते हुए आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि हमारे दिल्ली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त टिप्पणी एमसीडी के खिलाफ करी थी। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट निकल के आई, उस पर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की हद हो गई है। एमसीडी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शायद कुछ थोड़ा बहुत ही होता दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता नहीं है ज़्यादा ये कोई कार्रवाई गहराई तक, ज़मीन तक जाएगी, क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। वरना जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी कर्मचारी को, किसी को अभी सैदराबाद में ही 2 बिल्डिंग को नोटिस दिया है खाली करने का। अब बताइए, उस मालिक ने, देखो मैं मानता हूँ उसने इलीगल काम किया होगा तब इसको नोटिस मिला होगा, लेकिन उस मालिक की हिम्मत नहीं है कि बिना किसी की सांठ-गांठ के, बिना वहाँ के लोकल पार्षद के या बिना वहाँ के लोकल जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है, जेई है, एई है, एक्शन है, इनकी बिना मिली भगत के वो अपनी बिल्डिंग बना पाए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिना पुलिस प्रशासन की मिली भगत के वो बिल्डिंग बना पाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये केवल जो एक टारगेट किया जा रहा है, छोटे जो बिल्डिंगों को टारगेट कर दिया आपने, बिल्डिंग को नोटिस दे दिया, ठीक है, उसको तोड़ देंगे, खाली कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन जिनकी वजह से जो उस करप्शन में सबसे ज़्यादा संलिप्त है, जिनकी मदद से वो भ्रष्टाचार की एक नींव रखी गई और वो नींव ऊपर तक बढ़ी, उसका कौन जिम्मेदार है? उस पर सरकार, मुझे लगता है कोई एक्शन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है भाई हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी करप्शन पे, लेकिन अभी कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अगर एमसीडी या जो दिल्ली सरकार है अपने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने पर आ जाए, तो मुझे लगता है कि एमसीडी खाली हो जाएगी। एमसीडी में काफ़ी जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त है कि अगर 10%, 15% भी अधिकारी ठीक हो तो शायद काफ़ी हद तक वो सुधार हो सकता है। लेकिन
कई अधिकारी ठीक है तो वहाँ उस पर राजनीतिक प्रेशर इतना आ जाता है कि वो उनको चुप रहना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर राजनीतिक संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त ना हो तो ये इतना भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। देखिए, अधिकारी तो कोई भी जेईई एक्शन जो भी होता है किसी भी एरिया में 2 साल में 3 साल में उसका ट्रांसफर हो जाता है। अगर 2-3 साल में कोई आदमी ट्रांसफर हो रहा है तो इतनी जल्दी उसकी वहाँ ना सेटिंग बन सकती है ना वो इतना करप्शन का बढ़ावा दे सकता है और ना लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई इसका पता नहीं अफसर का कब ट्रांसफर हो जाए, दूसरा आएगा फिर हमें किसी को पैसा देना पड़ेगा। तो इन सब की जो मूल जड़ में आप जाओगे, अगर इस करप्शन की भ्रष्टाचार की सबसे मूल जड़ में जाएंगे तो हमारे पार्षद हैं। पार्षदों की मिली भगत के बिना कोई भी अधिकारी एक पैसा नहीं ले सकता और ना ही कोई ऐसा काम कर सकता है कि जिससे जो कि दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब मैं आप भी देखते होंगे कि कहीं भी आप चले जाओ फ्लैटों की ऐसी बाढ़ आई हुई है। किसी भी गली से निकल जाओ, किसी भी मोहल्ले से निकल जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, इतने ज़्यादा फ्लैट्स, इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं दिल्ली में। इसका जो एक प्रेशर है, लोड है, वो कहाँ जाएगा? वो हम आप लोगों पर पड़ेगा। हम आप ही उसी क्षेत्र में रहेंगे, अब ही आप लोगों को वहाँ से निकलना है और हम ही आप लोगों को वहाँ की सुविधाओं का उपयोग करना है। तो जब इतनी भीड़ वहाँ बढ़ जाएगी, इतने फ्लैट्स वहाँ बन जाएंगे दिन पर दिन, तो आपको ना हवा मिलेगी, न धूप मिलेगी, न पानी मिलेगा, न रास्ता मिलेगा। और इन सब की जड़ में क्या है? भ्रष्टाचार। क्योंकि बिल्डर लोग भी एक बिजनेसमैन है, उनको तो बिल्डिंग बनानी है, पैसा कमाना है, जेब गर्म करनी है और अपना कहीं अच्छी जगह वो सेटल हो जाएंगे। मरेगा कौन? एक आम आदमी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी यही बताया गया है, यही दिया गया है कि एक आम आदमी का क्या दोष है। एक आम आदमी अपने परिवार के साथ अगर किसी मकान कॉलोनी में रह रहा है और वहाँ का एरिया इतना कमर्शलाइज हो जाए, वहाँ का आसपास का क्षेत्र इतना कमर्शलाइज हो जाए कि एक आम आदमी का रहना वहाँ मुश्किल हो जाए, तो उसमें उस आम आदमी क्या गलती है? इसका मैटर भी चल ही रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि जितने भी रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम हो रहे हैं उन सबको चिन्हित किया जाए और शायद उनको बंद भी किया जाएगा। ये आने वाले समय में होगा। तो ऐसे जो एक्शन होते हैं, इसमें अगर कोई कॉलोनी है उसमें सारा काम कमर्शलाइज हो जाए, कुछ लोग तो किराया कमाएंगे, अपना पैसा बनाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर परसेंटेज हैं, जो लोग पीछे गलियों में रहते हैं, उनको सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह जो लोगों का रहने का जो एक नज़रिया है, जरिया है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान होते हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स की भी यही रिपोर्ट आई है, जिस भी कॉलोनी का अगर रेट डाउन होता है तो वहाँ का रेट डाउन या कम होने की वजह यही होती है कि वहाँ ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी की होने की वजह से। अच्छा, कॉमर्शियल एक्टिविटी रोड पे होती है ज़्यादातर, जो मेन रोड्स होते हैं वहाँ होती है, लेकिन उनकी वजह से बहुत गाड़ियाँ, व्हीकल्स उस एरिया में आते हैं, तो जो एरिया में एक जमाव बन जाता है, जाम बन जाता है और लोगों को अपने पीछे घरों तक पहुँचने में दिक्कत आती है, जिससे वो धीरे धीरे वहाँ से पलायन कर जाते हैं और प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो जाता है। ये बड़े बड़े बिल्डर्स के उनके व्यू हैं, उन्होंने क्लियर बोला है कि भाई अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का, किसी कॉलोनी का रेट बढ़ा के रखना है, रेट हमेशा लगातार बढ़ता रहे, तो वहाँ जो आम नागरिक होते हैं, जो आम रेजिडेंशियल होते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ से पलायन ना करें, वहाँ से ना बेचें। अगर वहाँ ज़्यादा बार बार प्रॉपर्टी बिकेगी तो उस प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो जाता है। यही आपने भी देखा होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो एमसीडी की कार्यशैली है, इस पर सरकार अगर सख्त एक्शन नहीं लेगी, मैं तो कहता हूँ पीछे भी 2022 में भी, 21-22 में भी एमसीडी कुछ समय के लिए ख़त्म कर दी थी, तो उस समय कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई काम रुक गया हो, बल्कि कोई अच्छा ही काम हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि एमसीडी को, और दिल्ली में ये भी कहा जाता है कि भाई जिसकी एमसीडी में सरकार होती है उसकी स्टेट में सरकार नहीं होती। ये भी दिल्ली में एक आम भाषा में कहा जाता है। पीछे इसका एक्सपीरियंस भी रहा है, जब बीजेपी एमसीडी में थी 15-16 साल, तो कभी स्टेट में नहीं आई, और बीच में जब आम आदमी पार्टी स्टेट में थी तो दोबारा से एक बार आम आदमी पार्टी बीजेपी उसमें एमसीडी में स्टेट में आ गई, तो वो स्टेट से चली गई। यानी कि बीजेपी के एमसीडी का जो काम होता है, जो उसकी कार्यशैली होती है, या जो उसकी व्यवस्था होती है, उस पर आम लोगों का बड़ा फर्क पड़ता है और आम लोग उसी से अपना आने वाले चुनाव में एक ध्यान रख कर भी वोट करते हैं कि भाई इसने हमें बहुत परेशान किया है या इसने अच्छा काम किया है। यानी कि एमसीडी के काम को ध्यान में रखते ही लोग सरकार बदल देते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है
किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, कि वो अपने ऐसी एक कार्यशैली बनाए जिससे कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आम लोगों की दिक्कत जब तक दूर नहीं होगी तो किसी सरकार का बनना बिगड़ना ये आम लोगों के हाथ में होता है, ना कि 2-4 बिल्डर्स के या 2-4 ठेकेदारों के या 2-4 ऐसे बिजनेसमैन के हाथ में होता है। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।